नया सेशन, तो इसको रिकॉर्ड कर दिया मैंने। ठीक। अब सुनिए ध्यान से। आप सभी को ध्यान होगा, कल हमने इस बात पर हल्की सी चर्चा की थी कि जो भूकंपीय तरंगे हैं, जो अर्थक्वेक वेव्स हैं, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है, वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पी वेव्स, एस वेव्स और सरफेस वेव्स। ठीक है, बिल्कुल सही। या उनको और पहले कैटेगराइज करने का कोशिश करिए तो आप कहिए कि बॉडी वेव्स, एक तो बॉडी वेव्स होती हैं और दूसरी जो है वो सरफेस वेव्स होती हैं। जो बॉडी वेव्स होती हैं वो बॉडी के अंदर जो है पैदा होती हैं और चलती हैं। सरफेस वेव जो है सरफेस पे चलती हैं। ठीक है, बॉडी वेव्स के फिर 2 प्रकार हमने पढ़े थे। 2 प्रकार कौन कौन से थे? यही जो आपके सामने दिख रहे हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स और एस वेव्स में पहले अंतर देख लीजिए, फिर उनका हम अपने लिए क्या उपयोगिता है वो देख लेंगे। प्राइमरी वेव्स जो पी वेव्स कहलाती हैं वो बहुत तेज चलती हैं। ठीक है, और ये स्लो चलती हैं। ठीक है, तो ये स्लो चलती हैं। दूसरी बात, ये भाई जो है नहीं सुधरेगा लग रहा है, ये लास्ट क्लास कर देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम अपना ध्यान बांटते नहीं है तो क्योंकि ये तेज चलती हैं। ठीक है, इसलिए रिकॉर्डिंग स्टेशन पर ये पहले सर ये कौन कौन है? ये कुंवर सिंह है? पहले क्लास में भी, हाँ सर, थोड़ा सा लापरवाही किया था लड़का सर। ये कुंवर सिंह जरा सीखो यार, आप क्या है सर, इसको थोड़ा से इतनी समझ आती नहीं है सर लड़के को। सॉरी मैं ओके। कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं फटाक से। तो प्राइमरी वेव्स सर पढ़ा देते हैं सर फटाफट जी सर। गो अहेड। तो प्राइमरी वेव्स जो है वो जल्दी चलती हैं। वो कैसे पता लगता है? बहुत ही सिंपल सी बात है। तेजी इसलिए चलती है कि मान लीजिए अर्थ में यहाँ पर कहीं पर फोकस है, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टेशन है किसी देश का, तो जो ये पहले पहुंच जाएंगी क्योंकि तेज चलती है ना, तो प्राइमरी वेव्स पहले पहुंच जाएंगे, उसके थोड़ी देर बाद सेकेंडरी वेव्स पहुंचेंगी। तो देखिए ऐसे बनता है मामला, ये ऐसे, और फिर थोड़ी देर बाद सेकेंडरी वेव्स का आता है। ठीक है, तो प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स और फिर सरफेस वेव्स आती हैं। ठीक है, तो अगली बात जो समझने वाली अंतर की वो ये है कि दे मूव इन स्प्रिंग लाइक वे। बहुत जरूरी है दोस्तों ये समझना आपको। और ये जो होते हैं वो अप और डाउन चलते हैं। बोले ये क्या है, नहीं समझे सर? ये देखिए ऐसे, वो ऐसे चलते हैं जैसे स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग जो है वो खींची और खींच दी जाए, छोड़ दी जाए, खींच दी जाए, छोड़ दी जाए। यानी जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में खिंचती और फैलती है, खिंचती फैलती और सिकुड़ती, फैलती और सिकुड़ती चलती। यानी अगर इसको आप एक स्टोन मान लीजिए, स्टोन, इसको एक रॉक मान लीजिए, ये एक चट्टान है, तो जब पी वेव्स इसमें से गुजरेगी तो ऐसे ऐसे नहीं होगा ना ना, ये जो आपस में अंदर की जगह है ना वो ऐसे ऐसे, देखिए मैं करके दिखाता हूँ, जूम आउट जूम इन करके, ऐसे ऐसे होगा वो। यानी आपस में इसी दिशा में ये सिकुड़ेंगी, फैलेंगी। जबकि एस वेव्स चलती हैं जो वो पानी पर, तालाब में ढेला मार दीजिए तो जो रिपल्स पैदा होते हैं वो वैसी होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो उनके मूविंग का डायरेक्शन ये होता है लेकिन उनका प्रभाव ऐसा होता है। तो ये दोनों चीज समझ गए कि लॉन्गिट्यूडनल वो चलती है, वो अपना सीधे उसी फेज में जिस तरफ डायरेक्शन है उसी डायमेंशन में उनमें स्ट्रेच होता है। कंप्रेशन डिकम्प्रेशन, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन इस तरह से होता है। जबकि जो एस वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो उपयोगिता के हिसाब से है वो ये है, हमारे लिए क्या उपयोगिता है उसकी, वो अर्थ का स्ट्रक्चर समझने में क्यों मदद करती है, क्योंकि सबसे लास्ट में जो अंतर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि भाई जो पी वेव्स होती हैं वो लिक्विड और सॉलिड दोनों में चलती हैं, जबकि जो एस वेव्स होती हैं वो जो है वो सिर्फ सॉलिड में चल सकते हैं, लिक्विड में नहीं चल सकते हैं। which brings us to the point that this is the property, this is the exact quality which actually helps us in understanding the interior of the earth। यही वो गुणवत्ता है इनकी जो हमें जो भूमि के आंतरिक संरचना को समझने में सहायता करती है। तो क्योंकि हम जानते हैं अब कि जो पी वेव्स होती हैं वो तो सब तोड़ फोड़ के इधर उधर निकल ही आती हैं, लेकिन एस वेव्स कभी भी आउटर कोर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए यह कहा जा सकता है, जो है ये पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा जा सकता है कि हो न हो आउटर कोर सॉलिड नहीं हो सकती, मॉल्टन या जो है वो लिक्विड या सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड स्टेट में ही है, वो सॉलिड नहीं हो सकती। यहां तक समझ गए होंगे सभी लोग, मैं आशा करता हूं। चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं यदि आप समझ गए हैं तो मैं आगे बढ़ूं, और कुछ शंका हो तो उसका समाधान कर दिया जाएगा। 2-4 लोग चैट बॉक्स में खाली लिख दीजिए बस, ज्यादा सभी को लिखने की जरूरत नहीं। चलिए, मैं मानता हूं कि औसत है कि सभी समझ गए हैं। अब हम समझते हैं कि हम क्या अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम समझने जा रहे हैं
कि तो हम फिर क्या क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं धरती के, तो हम ये अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, ये है हमारा अंदाजा कि भाई एक जो है वो, ये हमारी जो सबसे ऊपर वाली परत है ये क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद मेंटल का एक छोटा सा अपर पोर्शन है, फिर पूरी मेंटल है, फिर आउटर कोर है और फिर इनर कोर है। ठीक है, डिस्टेंस वगैरह बताना मेरा काम नहीं है, डिस्टेंस आप देख लीजिएगा। और हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा हो तो प्लीज बताइए, बताइए बिल्कुल। एक मिनट में, जस्ट मिनट, एक मिनट रुकिएगा बस शायद। अच्छा नहीं, किसी को बोलना हो तो बोल दीजिए, वरना फिर मैं आगे बढ़ूं, जैसा आप लोग कहें। क्लियर है ना? हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसका एक सेक्शन, इस अर्थ का, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। ठीक है, अब ये जो कटा हुआ पड़ा है ना, ये जैसे तरबूजा में से नहीं निकालते हैं, तरबूज खरबूज में से, वैसा ही समझ लीजिए। तो वैसा तरबूजा में से, मान लीजिए तरबूजे में से होता है, ठीक है, तरबूजे में से निकाले और इसको अध्ययन किया जाए। आइए, ये मैंने आपके लिए, चित्र मेरे नहीं है, चित्र सारे के सारे इंटरनेट या पुस्तकों में से हैं, और उनका आभार है कि हम हमारी शिक्षा में वो मदद कर रहे हैं। ये जो लिखा है ये मैंने आपके लिए लिखा है, इसको ध्यान से समझें, इसको इस चीज को समझने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए ये जो पोर्शन है पूरा अपर क्रस्ट है। ठीक है, ये क्रस्ट है पूरी। क्रस्ट में भी दो भाग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्रस्ट में भी, ये जो क्रस्ट है ना कॉन्टिनेंट के ऊपर, जहां तक जमीन है दोस्तों, वहां क्रस्ट बहुत मोटी होती है। और ऑब्वियसली स्पष्ट है, आप समझ सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि जहां पर समुद्र चालू हो जाएगा ना, इसको बड़ा करके ताकि आपको सबको दिखाई पड़े, जहां समुद्र चालू, ओशियानिक बेसिन जहां से आप चालू हो जाएगी, वहां वो ऑब्वियसली वो थिन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कॉन्टिनेंट के नीचे चौड़ा होता है, 20-30 किलोमीटर जैसा हो सकता है, और यहाँ 3-4 किलोमीटर ही रह जाता है। इस पॉइंट पे मैसेज करिए चैट में कि ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, क्योंकि पॉइंट वाई पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जहां जहां पर जमीन है वहां पर क्रस्ट की मोटाई अधिक है, और जहां पर ओशियंस है वहां पर वो थोड़ा पतली हो जाती है। चलिए ठीक है, ये समझ गए आप लोग, बहुत अच्छा। अब एक चीज और बता दूं आपको यहीं पे, कि इस क्रस्ट में भी, जो कि इस चित्र में दिखाई नहीं गया है दोस्तों, दिखाया नहीं गया, लेकिन आप जान लीजिए कि इस क्रस्ट में भी माना जाता है कि इस क्रस्ट में भी एक जगह ऐसी है जहां पर जो कैरेक्टर ऑफ रॉक जो है वो बदल जाता है। उसको सही मायने में डिसकंटिन्यूटी कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं, कि यहां पर भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है। फॉल्ट नहीं, सॉरी, फॉल्ट नहीं कहना चाहिए मुझे, गलत शब्द है वो। एक डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता यहां पर है, जिसे कुछ कुछ पुस्तकों में कहीं कहीं दिया गया है कि उसे, उसका नाम दिया गया है कि उसको कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ठीक है, तो जो क्रस्ट के अंदर ही, देखिए इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है, ये जो क्रस्ट के ही अंदर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करे, उसको क्या कहेंगे? कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसलिए ये गलती मत समझ करिएगा कि क्रस्ट के नीचे कॉनरैड डिसकंटिन्यू होता है, नहीं 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 नहीं, क्रस्ट को ही दो भाग में कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी बांटता है। ठीक है, एक ये समझ गए। ठीक, दूसरा, अगला बढ़िए। क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपर वाला भाग मिलाकर, क्रस्ट, ये देखिएगा इधर, मैं दिखाता हूं आपको। क्रस्ट, ये वाला रंग थोड़ा सा फीका पड़ रहा है, मैं एक मिनट चेंज कर लेता हूँ, काला रंग कर लेता हूँ। क्रस्ट, ये जो है क्रस्ट जो आपने अभी देखी, ये यानी ये वाली, देखिए ये वाला पोर्शन क्रस्ट, जिसका कि एक क्रॉस सेक्शन काट के बड़ा करके दिखाया गया है, ये क्रस्ट प्लस ये मेंटल का अपर वाला जो भाग है दोस्तों, अपर वाला भाग, ठीक है, जो कि सॉलिड स्टेट में है, ध्यान से सुनिएगा, जो सॉलिड स्टेट में है, यानी क्रस्ट और ये मेंटल का वो भाग, पतला सा भाग जो सॉलिड स्टेट में है, ये दोनों मिलाकर कहलाते हैं एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, ये दोनों एस्थेनोस्फेयर कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये है लोअर मेंटल। पहले एक बार परिचय ले लीजिए सबका। फिर लोअर मेंटल सबसे ज्यादा होती है, बहुत चौड़ी, सबसे चौड़ी। उसके बाद शुरू होता है आउटर कोर, तो पहले एक बार आपका परिचय करा दूं पूरे स्ट्रक्चर से, और फिर होते हैं इनर कोर, ऐसे। ठीक है, क्रस्ट प्लस मेंटल का अपर सॉलिड वाला भाग, ये होते हैं लिथोस्फेयर, इसको कहा गया लिथोस्फेयर। फिर ये जो, ये भी इसमें जोड़ दीजिए,
ये वाला भी चीज इसमें जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर है, ध्यान से सुनिएगा, इस चित्र को ध्यान से देखते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो लिथोस्फेयर क्या हुआ, कोई पूछे तो क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपर वाला सॉलिड भाग वो लिथोस्फेयर कहलाता है, ठीक है। उसके नीचे जो मेंटल का गला हुआ टाइप का भाग है जो कि सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा इस चीज को। एक्चुअली एस्थेनो का मतलब ही होता है कमजोर, तो ये कमजोर भाग होता है, ये मोल्टन जैसा होता है, ये सॉलिड नहीं होता है, और इसीलिए इसे एस्थेनोस्फेयर कहते हैं दोस्तों। इस वाले पोर्शन को एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। फिर लोअर मेंटल, फिर कोर आती है, और कोर के भी दो भाग होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। इसमें मैं आपको डिटेल दे दूंगा, सारी डिसकंटिन्यूटी को आपको याद कर लेना है कि किसके बीच के जो है इनर कोर आउटर कोर में लेमैन हो गया, आउटर कोर और लोअर मेंटल में गोटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी हो, ये आप देख लीजिएगा, ये मैं तथ्य बताने के लिए नहीं, बस ये जान लीजिए कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। एवरेज में जहां तक जा पाए हैं वहां तक देखा गया है कि हर 32 मीटर पर जब हम नीचे उतरते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री जो है वो बढ़ जाता है। हर 32 डिग्री पर नीचे 32 मीटर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाया करता है। इस प्रकार का जो है वो आभास हमको अनुभव हुआ है, इस प्रकार का मेजरमेंट हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि लोअर मेंटल जो कि देखने से भी लग रहा है वो लगभग इस वॉल्यूम का, पूरे धरती के वॉल्यूम का 50% तो यही है। मैग्नीशियम, सिलिका और आयरन ये सब इसमें होते हैं। डेंसिटी भी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कीजिए, बस पैटर्न्स आपको पता होंगे तो आप सवाल कर ले जाएंगे, ठीक है। फिर आउटर कोर और इनर कोर के आपस के अंतर को ध्यान रखिए। आउटर कोर जो है, क्या बता सकते हैं आप कि आउटर कोर सॉलिड है कि सॉलिड नहीं है? एक जने कोई बोलिए। हाँ, कैसे पता चला हमको? सॉलिड नहीं है सर, लिक्विड है। लिक्विड है। और हमको कैसे पता चला था? बहुत अच्छा दोस्तों, शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। ये हाँ, अब सब मिला मिला के समझते जाइए भाई। हाँ, तो अब हम जानते हैं कि जो आउटर कोर है वो सॉलिड नहीं है, मोल्टन जैसा स्टेज में है। बस ध्यान रखिएगा कि पूरी की पूरी कोर मुख्य रूप से निकल और आयरन की बनी हुई है, इसीलिए इसको निफे या नाइफ भी बोलते हैं, ठीक है। ये उसका निकल का है परिचायक और ये आयरन का परिचायक है। और सियाल, सियाल, सीमा यानी सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इस तरह के नाम भी दिए गए हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा कि किसमें कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इसमें और कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डेंसिटी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती है, और डेंसिटी का हमको कैसे पता लगता है ये भी बता देता हूँ कि डेंसिटी ऊपर से नीचे बढ़ती है, आपको कैसे मालूम सर? तो दरअसल ये वेव्स न केवल हमको यह जानने में हेल्प करती हैं कि कौन सा पार्ट लिक्विड है कौन सा सॉलिड है, बल्कि इसमें भी मदद करती हैं दोस्तों कि उनकी स्पीड कहाँ कितनी रहती है, ठीक है। तो स्पीड में वेव्स की स्पीड के परिवर्तन से भी टी वेव्स के स्पीड का जो परिवर्तन होता है उससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ की डेंसिटी ज्यादा और कम है। एब्रप्ट चेंजेस होते हैं उसमें, और उससे हमें आभास होता है कि हाँ, इसका मतलब यहाँ पर जो है वो न केवल पदार्थ की अवस्था में अंतर है बल्कि उनके घनत्व में भी अंतर है। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जो कि हम लोग जानते हो किसके चारों तरफ घूम रहे हैं दोस्तों? हम लोग इस चीज के चारों तरफ घूम रहे हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, और हमको कैसे मालूम कि कैसा है। तो उसका एक आपने एक स्रोत देख लिया, हमारी जानकारी का एक स्रोत आपने पढ़ लिया, अर्थक्वेक वेव्स। दूसरा एक है वोल्केनोज, वोल्केनोज से भी जो नीचे से माल आता है वो भी हमें मदद करता है समझने में, आप सब जानते हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि कभी कोई पूछे कि लावा का ऊपर जो लावा आता है उसका मुख्य स्रोत क्या है? वॉल्केनो में अगर लावा ऊपर आ जाए, किसी कारण से आ जाए, तो उसका सरफेस पे जब लावा आता है तो उसका मैग्मा कहते हैं ना, जब तक वो अंदर रहता है तब तक मैग्मा कहलाता है ना, बाहर आ जाए तो लावा हो जाता है। तो मैग्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हाँ, कॉमन सेंस लगा लीजिए कि अभी तो बताए थे कि ये जो है वो पिघला टाइप का है, ये जो है सॉलिड नहीं है, एस्थेनोस्फीयर, इसीलिए इसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। 80 से 200 के बीच का होता है, इसका विस्कस होता है, इसीलिए तो जो है ये मैग्मा का सोर्स होता है। और इसीलिए एक चीज और, जो कि अब हमारा अगला चैप्टर होगा जब आगे हम क्लास पढ़ेंगे, वो ये वाली लाइन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर के पास हूं मैं, ये क्योंकि ये लिक्विड टाइप का है इसीलिए इसके ऊपर सॉलिड तैर सकता है, मूव कर सकता है। तो जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स है प्लेट्स का, वो भी एस्थेनोस्फीयर के कैरेक्टर की वजह से, उसके कॉम्पोजिशन और उसके कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हो पाता है। तो वापस आ जाते हैं,
जल्दी से मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो अर्थ वॉल्केनो है ना, वॉल्केनो जो है वो उसका ये स्ट्रक्चर होता है। देखिए वॉल्केनो का स्ट्रक्चर, इस वॉल्केनो से रिलेटेड ये चीजें, ये टर्म्स आपको पूछे जा सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए। मुझे बस 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं नोट्स जो बनाया था वो ले आता हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए, हम लोग को सबसे पहले परिचय लेना चाहिए कि जो वोल्केनो है ना, वो मेनली प्लेट के मूवमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, उनके मूवमेंट से रिलेटेड होता है। उसके बाद ये जान लीजिए कि वोल्केनो मुख्य रूप से, जो ज्वालामुखी हैं, वो मुख्य रूप से अगर उनके कैरेक्टर वाइज देखिए तो वो 2 तरह के ज्वालामुखियों में बांटे गए हैं, जो कि आपके सामने साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, एक होते हैं जो शील्ड टाइप वोल्केनो होते हैं, और दूसरे होते हैं जो स्ट्रेटो वॉल्केनो कहलाते हैं। इनका हिंदी आप देख लीजिएगा प्लीज, इतनी मेरी गुजारिश है आपसे। आगे आगे मैं ऐसा कोशिश किया करूंगा कि हिंदी की भी एनसीईआरटी ले लूंगा और उससे जो है टर्म्स वो मैं बोल दिया करूंगा। ठीक है, तो एक शील्ड वॉल्केनोज होते हैं जो हवाईयन टाइप भी कहलाते हैं, और एक स्ट्रेटो वॉल्केनोज होते हैं जो कंपोजिट भी कहलाते हैं। ठीक है, कंपोजिट टाइप को वॉल्केनोज कहलाते हैं। मैं आपको ऐसे नहीं रटवाना चाहता हूँ, मैं दूसरे तरफ से आपको समझाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वॉल्केनो किस प्रकार का होगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का मैग्मा उसके अंदर से प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैं उदाहरण देकर आपको समझा भी देता हूँ, आप चिंता न करें, मैं आपको समझा कर भी बताता हूँ। शायद ये ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे 2 तरह के अलग अलग टाइप का मैग्मा आ सकता है, और उसमें किस प्रकार के खनिजों की या किस प्रकार के तत्वों का बाहुल्य है। ठीक है, कौन डोमिनेट कर रहा है उस लावा में, कौन टाइप का एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है, इसके आधार पर उनका, उनकी जो विस्कोसिटी होती है ना, गाढ़ापन, वो गाढ़ापन बदल जाता है। और इस गाढ़ेपन पर ही ज्यादातर चीजें डिपेंड होती है। इस गाढ़ेपन पर डिपेंड करता है कि वो, और उनमें गैस, किसी किसी में उसमें गैस मिक्स होता है अंदर है, मतलब लिक्विड भी है, उसमें बबल्स भी है, गैस वैस भी भरा हुआ, बहुत सारा चीज है। मान, उससे दूसरे तरह का ज्वालामुखी बनेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो उससे दूसरे तरह का ज्वालामुखी बनेगा। यदि उदाहरण के लिए देखिए तो मैं वो टर्म यूज नहीं करना चाहता, बता देता हूं आपको। फेल्सिक और मैफिक 2 अलग अलग नाम है, फेल्सिक और मैफिक जो होते हैं। ठीक है, जिसमें क्वार्ट्स, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स समझते हैं ना, क्वार्ट्स का घड़ी, घड़ी में क्वार्ट्स होता था, तो क्वार्ट्स और फेल्सपार, मुख्य रूप से फेल्सपार, फेल्सपार और क्वार्ट्स 2 ऐसे मिनरल्स हैं, जब वो अधिक होते हैं तो ऐसे लावा को फेल्सिक लावा कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, उन्हें फेल्सिक लावा कहा जाता है। और यदि मैग्नीशियम और आयरन हो तो उन्हें मैफिक, मैफिक, मैग्नीशियम और मैफिक समझ गए होंगे, MA, और ऐसा बोल रहे हैं ना, मैफिक, मैफिक FIC, और फेल्सिक, फेल्सपार, फेल्सपार अगर ज्यादा है और क्वार्ट्ज अगर ज्यादा है तो उसे जो है वो फेल्सिक कहते हैं, और मैग्नीशियम और आयरन अगर ज्यादा है तो उसे मैफिक कहते हैं। तो जिस इनमें से किस प्रकार का लावा निकल रहा है उसी पे ये डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार का ज्वालामुखी बनाएगा। मैं उदाहरण आपको बताता हूँ कि ये जो होता है ना फेल्सिक वाला, ये बहुत गमी होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा चिपचिपा गोंद जैसा होता है। ठीक है, और इसीलिए ये ज्यादा दूर तक नहीं बहता है। ये जब मान लीजिए चढ़ रहा है, ये देखिए चढ़ रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो चढ़ के यहीं जम जा रहा है, पता चला, ज्यादा दूर तक नहीं बह रहा। लिक्विड भाई बहुत अच्छे से फ्लूइड होता तो बहुत दूर तक जाता, पता चला यहीं इकट्ठा हुआ जा रहा है, जम जा रहा है। तो इससे क्या दिक्कत होगी, और गैस भी है, फिर गैस का भी प्रवाह है, तो उससे क्या होते हैं ना कि वो जमता रहेगा, जमता रहेगा, जमता रहेगा, बिल्डअप होता रहेगा, प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा, और एकदम से जो है वायलेंट उसमें जो है टाइप का विस्फोट हो गया, पता चला। समझ गए आप बात। जबकि दूसरे प्रकार के जो ज्वालामुखी होंगे जिनमें मैग्मा जो है वो गाढ़ा नहीं होता है, चिपचिपा नहीं होता है, गैस बहुत ज्यादा उसमें नहीं होती है, सिंपल वो बहता चला जाता है बिना किसी अधिक विस्फोट के। ये मुख्य कारण है कि इस प्रकार के 2 तरह के ज्वालामुखी उसमें बनते हैं। ठीक है, जो शील्ड, देखिए शील्ड टाइप का है, शील्ड टाइप का जो वॉल्केनो है, और जो कोन टाइप का वॉल्केनो जो यहाँ बन रहा है, या स्ट्रेटो वॉल्केनो, कंपोजिट कोन्स जो बनते हैं, इसी आधार पर तो वो बन गया, अलग अलग बनते हैं। यही तो कारण है मुख्य, मैग्मा का गाढ़ापन और उसके अंदर
जो है वो जो विस्कोसिटी को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व हैं, उन्हीं के आधार पर ये डिसाइड होता है कि ये ऊपर जाके किस प्रकार का जो है वो ज्वालामुखी बनेगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जब ये दगता भी है तो सारा चीज उड़ उड़ के फिर यहीं गिरता रहेगा, यहीं गिरता रहेगा, और इसलिए कोन बन जाएगा। जबकि इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे प्रवाह होता है, दूर तक प्रवाह हो सकता है इसका। इसलिए बेसाल्टिक फ्लड, बेसाल्ट की बाढ़, जो अंदर से मसाला निकल रहा है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट दो चीज होता है, आगे बताएंगे। तो जो भी मैग्मा का जो मटेरियल निकल के लावा बन रहा है वो दूर तक चला जाएगा, और इसलिए खूब सारा आइलैंड बन जाएगा। अगर पानी में हो रहा है तो आइलैंड्स बन जाएंगे, जमीन पे हो रहा है तो बहुत बड़े बड़े ट्रैप बन जाएंगे। जैसे डेक्कन ट्रैप हमारा है, अभी देखे थे ना डेक्कन ट्रैप, कि लावा से बना हुआ है बहुत सारा। ऐसे ही समुद्र में अगर हो जाए तो हवाईयन टाइप का आइलैंड बन जाता है, तो इसलिए उन्हें उस टाइप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शील्ड वॉल्केनो इसलिए उनको कहा जाता है। और कोई चीज बताने लायक हो तो मैं बता देता हूँ आपको। बिल्कुल ठीक है, आप समझ गए। ठीक है, तो ये कोन जैसा बनता है, जबकि ये जो है वो थोड़ा राउंडेड रहेगा, वो उतना पॉइंटेड नहीं रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है दोनों में। बाहर से इस प्रकार से देख के बताया जा सकता है। वॉल्केनो का बहुत महत्व होता है। बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं धरती पर दोस्तों, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज के ही वजह से बने हैं एक्चुअली। अगर मैं उदाहरण दूं आपको तो आइसलैंड आप देखिएगा, अगर आप क्लास खत्म होगी तो आप देखिएगा आइसलैंड का पूरा जो एरिया है ना, वो पूरा वॉल्केनिक एक्टिविटीज से ही बना है। जो मिड अटलांटिक रिज है, जहां पर जो है, इसको थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अभी नहीं बताऊंगा। प्लेट टेक्टोनिक्स आप समझ, अभी सिर्फ इतना सुन लीजिए कि आइसलैंड और ऐसे कई ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी और मैग्मा के प्रवाह की वजह से वहां पर आइलैंड बन गया, जबकि वहां पर पानी होना चाहिए, तो वहां पर आइलैंड बन गए। सिर्फ इतना अभी जान लीजिए। ठीक है। एक और मजेदार चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उदाहरण जान लीजिए। आप दो तरह के आप वॉल्केनो पढ़े, अब दो तरह के आप उदाहरण भी जान लीजिए। ठीक है, जैसे स्ट्रेटो वॉल्केनो जिन्हें कहा जाता है, जो कि दगते हैं। स्ट्रेटो वॉल्केनो जो कंपोज देख ही रहे हैं आप, जो दगते हैं, विस्फोटक होते हैं। जो आप जानते हैं सुनामी कहाँ आया था, मैं याद रखने की एक ट्रिक बना रहा हूँ। सुनामी तो आप जानते ही होंगे, सुमात्रा की तरफ आया था। तो ये जो जावा सुमात्रा वाली पूरी बेल्ट है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जावा सुमात्रा वाली जो पूरी बेल्ट है, मैं आप लोगों को सुनाई पड़ रहा हूँ ना? कोई एक जने कोई बोल, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ मैं Yes, yes. ऐसा ओके, थैंक यू। तो Yes, जावा yes. सुमात्रा की तरफ की जो बेल्ट है, याद रखिएगा, उसमें खूब विस्फोट होते हैं, आपको ध्यान होगा। अविनाश तुम चालू रखना वीडियो यार अपना, तो मुझे आइडिया लगता रहता है कि भाई, है ना। हाँ, आप ऑन ही रखिएगा अपना वीडियो, तो आई कांटेक्ट कर सके, एक व्यक्ति से आई कांटेक्ट बना रहा है तो अच्छा रहता है। तो इस पर इधर इधर जो विस्फोटक टाइप के होते हैं, हाँ ठीक है, इधर जो विस्फोटक टाइप के होते हैं जावा सुमात्रा के आसपास, वो सब इसका उदाहरण है। जबकि जो शांति से धीरे धीरे लावा बहता जाता है और बनते जाते हैं हवाईयन आइलैंड्स, तो ध्यान रखिएगा, कभी कोई पूछ ले किसका कौन सा उदाहरण है तो बताने लायक होना चाहिए। अब अंदर की बात भी आप जानते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, ये भी आप जान गए। और मजेदार चीज आपको बताएं, इसमें अगर अगर चालू हो जाए इंटरनेट तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ, और आपको बहुत पसंद आएगा वो चीज। मैं आपको सीधे दिखा देना चाहता हूँ ग्लोब पर ही। एक्चुअली स्क्रीन तो आपको दिख ही रही होगी, शेयर हो रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें आ जाए हवाईयन आइसलैंड्स। रियल टाइम में पढ़ने का मजा ही अलग है। इसको समय की बर्बादी न समझिएगा, दिमाग में एक बार आपके बैठ जाएगा तो हमेशा के लिए आसानी रहेगी। हैंग हो रहा है या क्या हो रहा है? तो पहले पूरा जूम आउट कर जाते हैं। अच्छा, इसमें ये सिस्टम है ना, सॉरी। ओके सर, तो आया आया, एक मिनट रुकिए, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बस परेशान मत होइएगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, मैं आपको खाली अभी यहाँ पर ठीक से बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था, जो जान लीजिए बस। ये जो सीरीज देख रहे हैं ना दोस्तों, सीरीज, ये एक सीरीज एक्चुअली बन रही है, और बहुत मजेदार चीज है। मैं आपको बताता हूँ कैसे ये होता है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा जान के। ये जो सीरीज ऑफ आइलैंड बन रहा है ना, इसमें पुराने से नए की तरफ जा रहा है आइलैंड। ठीक है, पुराना से नए की तरफ जा रहा है, और ये अब आप कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है। देखिए,
शील्ड वाले वॉल्केनो पर जरा ध्यान दीजिएगा दोस्त। ये देखिए मैं आपको करके बताता हूँ एग्जैक्टली ये कैसे हो रहा है, तो आपका इंटरेस्ट भी आएगा आपको और जानकारी भी होगी, और मैपिंग करा देंगे आपकी कि कौन सा आइलैंड नया है कौन सा पुराना है। कभी ऐसा भी पूछ ले बदमाशी वाला क्वेश्चन तो भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए ध्यान से सुनिए इस बात को, ये जो ऊपर वाला क्रस्ट तो जो है मूव कर रहा है, ठीक है, सुनते जाइएगा, ऊपर वाला क्रस्ट मूव कर रहा है, नीचे का सोर्स मेंटेन्ड एस्थिनोस्फेयर है ना, ये एस्थिनोस्फेयर है, ये ऊपर लिथोस्फेयर है, तो लिथोस्फेयर खसक रहा है लेकिन एस्थिनोस्फेयर वही है, तो ई वाला पोर्शन पूरा खसक के यहां चला जाएगा, कुछ साल बाद नया वाला जमीन जो इसके ऊपर आएगा ना फिर इसका फोड़ देगा। समझे बात, आप बतिया को समझे कि अगर ये जमीनियां पूरी इधर को खिसक रही है तो अभी यहाँ छेदा है, इसको यहां पर से निकल रहा है, जब ये चीज खिसक जाएगी तो ये वॉल्केनो डेड हो जाएगा क्योंकि सोर्स से हट गया वो, फिर नया जमीन जो है वो इसके चपेट में आ जाएगा, यहाँ खुद जाएगा, यहां से मैग्मा वापस आने लगेगा। तो इस प्रकार से ये जैसे जैसे घूमता जाएगा प्लेट, इसमें ऐसे डॉट 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 ऐसे बनता जाएगा, आइलैंड बनता जाएगा। तो दरअसल आप देखिए तो हवाईयन आइलैंड्स की जो पूरी सीरीज है ये दरअसल एक एविडेंस है, फुटप्रिंट है, पदचिन्ह है। किसका पदचिन्ह है? पैसिफिक प्लेट के मूवमेंट का पदचिन्ह है ये, कि पैसिफिक प्लेट पूरी जो पैसिफिक ओशन के नीचे जो प्लेट है वो कैसे कैसे मूव कर रही है, उसके पदचिन्ह छूटते जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो इस प्रकार से जो है ये चीजें मदद करती है हमें समझने में कि अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। यही जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, हाँ, जो सोर्स होता है पूरे मैग्मा का वो मैंटल प्लूम कहलाता है। जो सोर्स बना रहता है, ऊपर का क्रस्ट खिसक जाए तब भी वो सोर्स बना रहता है। शायद आपको मालूम होगा कि मेंटल प्लूम पर मेंस में क्वेश्चन ही पूछ लिया और कोनो कोचिंग कोई कुछ नहीं पढ़ाया था इसके बारे में। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे, आप देखिएगा, सवाल जरूर देखा करिए, इसलिए मैं कहता हूँ टाइम, हाँ अभी टाइम है। अब जब आप ये समझ गए तब मैं आपको इसको अब इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये टिपिकल वॉल्केनो जो है, ठीक है, उसके कुछ अंग होते हैं, कुछ भाग होते हैं, और दरअसल भाग क्या होते हैं, रिजल्ट, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखीय जो प्रक्रियाएं हैं उनके परिणाम है ये जो आपके सामने है। अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी होगा तो ये सब हो सकता है। अब कौन सा हो पाया नहीं हो पाया वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की रॉक्स वहां पर थी। तो नीचे मैग्मा भरा हुआ होगा, देखो ध्यान से, जल्दी से बता देता हूं, ठीक है, नीचे जो मैग्मा है वो भरा हुआ होगा, यहीं से जो है फोड़ के बाहर आने की कोशिश करेगा। तो जो नीचे वाला पार्ट है दोस्त, जो मैग्मा का सोर्स है, जो आके जहां मैग्मा इसके भी नीचे है, सॉरी आप ठीक ध्यान समझिए, मैग्मा इसके नीचे से भी आ रहा है, मेंटल प्लूम से मान लीजिए आ रहा है, या एस्थिनोस्फेयर से आ रहा है, ठीक है, ऐसा कह लीजिए, फिर यहाँ आके सॉलिड हो गया, सूख गया। अभी यहां तक हम लावा नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, मैग्मा ही बोलेंगे, क्योंकि सरफेस के ऊपर जब आता है तब लावा बोलते हैं उसको। तो मैग्मा जो है यहाँ आके सॉलिड हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। तो देखिए सॉलिड हो गया तो कौन सा शेप बना, देखिए ये ऐसा शेप बनेगा। तो ये जो बैथोलिथ है ये डोम शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको डोम शेप स्ट्रक्चर बन जाए, मैग्मा यहाँ आके सूख जाए और डोम शेप स्ट्रक्चर बन जाए तो बैथोलिथ कहलाता है। ठीक है, बात समझ गए? मशरूम टाइप का बन जाए, नीचे से ऊपर तक पहुंच जाए और मशरूम टाइप का स्ट्रक्चर बन जाए तो लैकोलिथ कहलाता है। बहुत ही आसान सी बात है। मैग्मा ऐसा मारे जोर से कि रॉक को बीच में से तोड़ता हुआ सीधा खड़ा निकल जाए और जम जाए, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, ये जो तल है इसके ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर जाके सूख जाए तो डाइक कहा जाता है। अगर पड़ा पड़ा सूख जाए सिल कहा जाता है। बहुत आसान है, ठीक है, इस सब चीजों को जाने रहेंगे। फिर कई जगहों पर क्या होते हैं, माउंटेनियस एक्टिविटीज होती है, मैं आपको बताता हूँ। माउंटेन्स होते हैं जहां पर मान लीजिए फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, यहाँ से भी प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ से भी जमीन जो है फोल्ड हो रही है, यही आगे चल के हिमालय बन जाएगा मान लीजिए, है ना। ऐसी जगह पर मान लो खूब ज्यादा मैग्मा यहाँ जम गया, मैग्मा आके लेयर्स 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 है, या तो यहाँ आके जम गया और ऐसा शेप बना लिया, ठीक है, इस तरह का शेप बना लिया मान लीजिए, या फिर कॉनकेव शेप बना लिया कहीं पर, कॉनकेव शेप, या तो उल्टा तावा या सीधा तावा, उल्टी कढ़ाई या सीधी कढ़ाई, ऐसे इसको याद करिए, ठीक है। तो अगर इसने जो है उल्टा कढ़ाई का यानी एंटीक्लाइन, इसको एंटीक्लाइन बोलते हैं, ये सिनक्लाइन, ये एंटीक्लाइन, तो जो एंटीक्लाइन पे जाके जमा और ऐसा टोपा जैसा बना, उल्टा कढ़ाई जैसा बन गया अगर, तो उसे फैकोलिथ कहते हैं, फैको, ठीक है। और ऐसा बन जाए कि इसके वेट से ही धंस गया और ये ऐसे बन गया, सीधी कढ़ाई बन गई,
सीधी कढ़ाई जैसा स्ट्रक्चर बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं? लोपोलिथ। तो फैकोलिथ, लोपोलिथ, बैथोलिथ, लैक्कोलिथ। कंफ्यूज किसमें ना होइएगा, लैक्कोलिथ और लोपोलिथ में ना कंफ्यूज होइएगा। लोपोलिथ मतलब कढ़ाई, कढ़ाई जैसा, और लैक्कोलिथ मतलब मशरूम है, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारा एग्जांपल है, इन सब चीजों का एग्जांपल बहुत है, लेकिन हम आपको लाइव दिखाते हैं। रांची वाची अगर गए होंगे ना, लेकिन दिखा देना ज्यादा अच्छा है, तभी मजा आएगा। इंटरनेट पे सीधे दिखा दिया जाए तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, आप लोग बस अपना ध्यान बनाए रखिएगा। जैसे बैथोलिथ का एक मस्त एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ठीक है? अगर हमको ध्यान है तो दिखना चाहिए। हैदराबाद के पास तेलंगाना में है, देखें तो मिलता है क्या? इमेजेस में कैसे जाए भाई, इमेजेस चाहिए हम। रुको रुको, गूगल में पहले जाते हैं, ये बकवास है। एक मिनट रुकिएगा, बस मैं निकालता हूँ, गूगल पे निकालता हूँ, जल्दी से दिखा दूंगा तो आपको दिमाग में बस जाएगा, बस फायदा ये है। सॉरी जस्ट अ मिनट। हाँ, गूगल, here is गूगल, एंड देन वी सर्च। भुवनगिरी पहले इसका नाम होता था। चालुक्य लोग जो थे ना, चालुक्य, उन सबके शासन में था। एक तो रहा कुछ त्रि करके नाम था, विक्रमादित्य 6, 10वीं सदी में जो है वो इसका वो बनाया था। इसको बैथोलिथ लिख के देखते हैं, आप देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, गजब चीज है। ये देखिए, ये हम दिखाना चाह रहे थे। अच्छा वो मिल गया। ये है बैथोलिथ। सोचिए, तो आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो बताए थे कि नीचे होता है, जम जाता है। हाँ, नीचे ही जमा था। ये ऊपर का पूरा जो मसाला था वो हवा से, पानी से सब घिस गया, इरोजन हो गया, अवक्षरण हो गया, उसका क्षरण हो गया, और ये पूरा बैथोलिथ जो है बाहर आ गया। ऐसे बहुत सारे बैथोलिथ जो है रांची के पास भी आपको देखने मिलेंगे। जमशेद और रांची के बीच में जाते हैं तो उसमें भी रांची बैथोलिथ पूरी सीरीज है उनकी, ठीक है? इसी के ऊपर जो है वो विक्रमादित्य 6 जो है 10वीं शताब्दी में, मुझे याद आ रहा है, वहां पर एक किला बना दिया था, वो भोंगीर फोर्ट कहलाता है। तो ऐसे ही बैकोल ये हैं बहुत सारे, और भी स्ट्रक्चर्स हैं, कैल्डेरा वगैरह भी है, लेकिन मुझे लगता है आज सिर्फ उसको ज्वालामुखी के परिचय तक रहने देते हैं। जब कल का प्रारंभ करेंगे ना, तो थोड़ा और डीप में हम आपको बताएंगे, और एक एक इमेज सब हम रेडी रखेंगे। अभी इसके लिए तैयार नहीं थे, पूरा दिन बैठे हैं, पढ़ाई किए, लेकिन फिर भी समय कम पड़ गया, तो अभी इसके लिए तैयार नहीं थे हम कि गूगल पे सीधे सीधे दिखा से। कल सब इंस्टॉल करके रखेंगे, जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो अब कोई एक दो प्रतिनिधि जो है पूरे कक्षा के बताइए कि आप लोगों को ठीक लग रहा है क्या है। अभिनव से शुरुआत करते हैं। सर आप बोला जाए सर। यार देखो, मैं तो बड़ा मिसमराइज हूँ आपके हार्डवर्क की, मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मैंने भी ज्योग्राफी पढ़ा है, लेकिन इस तरह की ज्योग्राफी मैंने बहुत कम पढ़ी और पढ़ाई देखी है। और ये बड़ा सौभाग्य है कि आपने खुद वॉलंटियर किया, मैंने इनसे शेयर भी किया कि क्लास ये मैंने नहीं कहा कि आप करो, शौर्य ने खुद ऑफर किया। और कम से कम 10 लोग मेरे पास आए कि मैं क्लास लूंगा, लेकिन वो एक दिन में चले गए वापस, क्योंकि इतना एफर्ट, इतना हार्डवर्क कोई करना नहीं चाहता। जितने टॉपिक आपने लिए, इतने ज्यादा अमेजिंग टॉपिक हैं, इतने जो एनसीईआरटी में लिखा जरूर है, लेकिन इस तरह से एनसीईआरटी में समझाया नहीं गया है। एनसीईआरटी से समझना एक चैलेंज है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो क्लास 10th 11th के बच्चों की है नहीं, बड़ी हाई स्टैंडर्ड है। इवन जब हम लोग भी तैयारी करते थे, एनसीईआरटी समझना एक चैलेंज हुआ करता था। लेकिन एनसीईआरटी किताब अभी भी बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन आप जो फिगर देते हैं उससे बहुत फर्क आ रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ, 5-6 सवाल ज्योग्राफी के मिलेंगे ही मिलेंगे। वो 5-6 सवाल अगर आप लोग सही कर लोगे तो जॉब फिनिश हो गई।